हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 शहर व्यापारी एवं कारीगर। ये है क्लास 7 की NCERT बुक है, जो अतीत से वर्तमान हिस्ट्री की बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरी व्यापार एवं कारीगर। ज्योत्सना अपने माता पिता के साथ मदुरई घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ अनेक मंदिरों, बाजार, हलचलों, रेशम की साड़ी पर कढ़ाई करते हुए कारीगर को देख करके उसके मन में शहर के विकास की जानकारी प्राप्त करने के विचार उत्पन्न हुए। शहरों के अनेक रूप हैं, जिसलिए पिछले वर्ष आपने प्राचीन भारत के राज्यों के बारे में पढ़ा था। आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जानें। उस समय प्रमुखतः 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ शहर प्रशासनिक के केंद्र थे, कुछ शहर वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे। कुछ दूसरे शहर तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे और विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह को मतलब ये पत्तन शहरों का विकास हुआ। कई शहरों में तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों को अपने समाहित किए हुए फल फूल रहे थे। प्रशासनिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियाँ थीं। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। इसमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे। राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे, जहाँ से शासक राजा के द्वारा अपनी प्रजा अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। शहरों में बाजार हुआ करता था, जहाँ नगरवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण, दैनिक आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकताओं की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए थे। कारखानों के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर, उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर शहरों का नाम लिया जा सकता है। मंदिर नगर एवं तीर्थ स्थल। दक्षिण भारत में शासक व्यापारियों, धनाढ्यों लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनवाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया। इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार अर्थात कारीगर, व्यापारी मंदिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों के विकास इसी तरह से हुआ। मंदिर आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ा। धार्मिक आस्था के पवित्र स्थलों में विभिन्न क्षेत्रों से लोग पूजा पाठ दर्शन के लिए आया करते थे, जैसे मथुरा, काशी, वृंदावन उत्तर प्रदेश, अजमेर, माउंट आबू, सोमनाथ आदि। सोमनाथ गुजरात में और माउंट आबू राजस्थान, जैसे कि अजमेर, माउंट आबू राजस्थान में है। ये शहर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर के रूप में कुछ ग्रामीण बस्तियां जो अपने खास एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी, वे धीरे धीरे शहरी विकास के केंद्र बन गए। इनका विकास व्यापार बाजार के केंद्र के रूप में हुआ। कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे, क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ये बुरहानपुर कपास के लिए, अहमदाबाद कपड़ा के लिए, और ये जो बयाना था नील खेती
कांचीपुरम सूती कपड़ा और कैंप जो था ये रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाह अर्थात पत्तन, शहरों के तैयार माल को दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकों एवं व्यापारियों के द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। अंजुमन, मणिग्रामम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय वस्तुओं का महत्व बढ़ा। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों और यहूदियों, ईसाइयों, अरबी लोग को तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई। गुजरात जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बंदरगाह भड़ोच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। भारत के पश्चिमी तट का अरब फारस की खाड़ी और उसके आगे के दशकों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में थाना, गोवा और जो भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हुगली, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया। यूरोपीय व्यापारियों के आवागमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन और नगर विकसित हुए, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। और बाहरी परिदृश्य, अधिकांश शहर एक चहारदीवारी से घिरा होता था। इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे। शहर की प्रमुख आबादी इस चहारदीवारी के अंदर निवास करती थी। सुनिश्चित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए जाते थे। कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। शहर कई मोहल्लों में बटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कुजड़ी मोहल्ला अर्थात सब्जी बेचने वाला, मोचीबाड़ा जूते बनाने वाला, मोहल्ला जरगरान जो सुनारों का मोहल्ला को हम मोहल्ला जरगरान कहते थे, और कूचा रंगरेज वाले कपड़े रंगने वाले होते थे। शहरों में विभिन्न जात, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे और इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, पांडुलिपि की मूल प्रति लिखने वाला शामिल था। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग पंडित, उलेमा, सूफी, संत आदि शहरों के निवासी थे। इन्हें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था, जो शहरों के आसपास होती थी। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर और शिल्पकार इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोग के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। आप अपने निकट के शहर का भ्रमण कर वहाँ निवास करने वाले विभिन्न धर्म, जाति, व्यवसाय से जुड़े लोगों का पता लगाएं। उनके खान पान, पोशाक, व्यवसाय की जानकारी जरूर प्राप्त करें। व्यापार की दशा एवं दिशा, शहरों का जो मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। प्रांतों की राजधानियाँ समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय क्या करते थे। व्यापारी लोग शहर की खपत से अधिक तैयार वस्तु ले जाकर के दूसरे स्थानों पर बेचने लगे, और इस काल में देश के भीतर व्यापार अर्थात आंतरिक व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। प्रत्येक कस्बा अर्थात छोटा शहर में हाट या बाजार होता था, और इसके अलावा नियत समय अर्थात सप्ताह या मासिक या वार्षिक दर पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। फेरी लगा करके माल बेचने वाले व्यापारियों का
एक वर्ग था जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त राजपूताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे। बंजारा लोग घुमंतु व्यापारी थे और उनका कारवां टांडा कहलाता था। अध्याय 3 में पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बाजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर के शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का काम भी करते थे। बंजारे, आइए जानते हैं बंजारों के बारे में। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन इस प्रकार किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं, चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। ये टांडा में कोई परिवार लेते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं और कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा है। वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है या बंजारों के तौर तरीकों से किस तरह भिन्न या समान है। क्या आपके गांव, कस्बों, शहर के आसपास मेला का आयोजन होता है? आप ये जान करके या जानकारी प्राप्त करें कि मेले में कौन सी वस्तुएं खरीदी अथवा बेची जाती हैं। बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदाय तक सीमित थे। उत्तरी भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनिया, दक्षिण भारत के मलय, चिट्ठी एवं म्यूरो, अरब, तुर्की, खुरासानी मुस्लिम व्यापारी कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर के देशों के साथ व्यापार संबंध बनाया। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भड़ोच, खंभात, कालीकट, गोवा, बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इन वस्तुओं को जहाज़ों में भर करके फारस की खाड़ी के एक लाल सागर के बंदरगाहों को भेजा जाता था। यहाँ से वेनिस व जिनेवा के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों तक ले जाते थे। बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों सतगांव, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण एवं पूर्वी एशिया को भेजा जाता था। यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था और पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों के द्वारा भारत लाए जाते थे। चीन से रेशम, दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाले प्रमुख वस्तुएं थीं। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थीं। गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था और उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन, आइए इनके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। सड़कों का विस्तृत जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। इनके द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। अल्बरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। तो
सड़कों के अलावा भारत की पश्चिमी एवं पूर्वी तट के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैदानी इलाकों में सामानों को ले जाने कुछ साधन बैलगाड़ियां थीं, लेकिन जहां ये नहीं चल पाती थीं वहां सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊंट के आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था। नावों को उपयोग जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज़ों में समुद्र चलते थे। वस्तुओं की खरीद बिक्री में जिसके सिक्के विनिमय के प्रमुख साधन थे और सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। इस काल में देहरम, जेतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्णमुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। मुगल काल में रुपया दाम मुख्य मुद्रा थी और व्यापारियों को एक वर्ग सर्राफों का था जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सर्राफा सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन की जांच, धातु मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करते। वे बैंक के रूप में लोगों के पैसे का लेन देन भी करते और हुंडियों भी जमा कराते थे। हुंडी कागज पर लिखा एक वचन पत्र होता था जिसके द्वारा किसी और समय पर लिखी गई या किसी और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था की जाती थी। इसका आरंभ वाणिज्यिक कार्यों के लिए मुद्रा के रूप में अधिक धन को लेकर के जाने वालों के खतरे को ध्यान में रख करके हुआ। सभी विदेशी व्यापारियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की। अर्थात सभी विदेशियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की। व्यापारियों का संगठन। व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाए और दक्षिण भारत में कई व्यापारी संघों का उदय हुआ और अभिलेखों में इन संगठनों का समस्या कहा गया है। इसका आशय है कि सदस्य के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन और प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती थी। संघ आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते थे। संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी। यदि सदस्य संघ के नियमों को तोड़ते थे तो वो सदस्य को सजा दे सकता था या उनको निकाल सकता था और संघ के प्रमुख अपने व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर के बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाले चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करता था। वे वस्तुओं के दाम भी तय करते थे। दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे, नाना देशी एवं मणिग्रामम। इनका व्यापार चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। आप शिक्षक की मदद से पता लगाएं कि वर्तमान समय में किसी व्यापार व्यवसाय से संबंधित क्या ऐसा संघ कायम है। आप ऐसे संघों के गठन एवं कार्यकलाप की जानकारी जरूर प्राप्त करें। नगरों के कारीगर। जानते हैं कि एक नगरों के कारीगर कैसे थे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये क्लास 7 की SCERT बुक की एनालिसिस है जो हिस्ट्री की अतीत से वर्तमान भाग 2 है। बहुत जल्द ये बुक भी समाप्त होने वाली है तो हम शुरू करेंगे एक नई बुक के साथ। तो हम कहाँ थे? नगरों के कारीगर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और बेल घंटी जरूर बजाएं जो पहली बार देख रहे हैं। तो नगरों के कारीगर कैसे थे? मध्यकालीन शहरों में कारीगर शिल्पी अपने व्यवसाय को बरकरार रखे हुए थे। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप से थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते थे। कई शहर अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर थे और इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे जो दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शासक, उनके परिवार तथा राज्य की आवश्यकता की वस्तुएं बनाई जाती थीं।
17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जो बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति बर्नियर मुगल ये दिल्ली आया और उसने कारखानों में काम होते हुए देखा। वो लिखता है कि गढ़ी के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं जिन्हें कारखाने या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता था। किसी एक कमरे में एक उस्ताद की निगरानी में कारीगर कसीदाकारी करने में लगे रहते हैं। दूसरे कमरे में स्वर्णकार, तीसरे कमरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पालिश करने वाले, पांचवें में जड़िए, दर्जी, मोची, छठी में रेशम बनाने और कलावत का काम करने वाले, अर्थात ऐसी बारीक मलमल बनाने वाले जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। कारीगर हर रोज़ सुबह अपनी अपनी कार्यशाला में आते हैं और 7 दिन वहाँ काम करते हैं। शासन को अपने घर लौट जाते और कसीदा करने वाला अपने बेटे को कसीदाकार, स्वर्णकार अपने बेटे को स्वर्णकार, शहर का हकीम अपने बेटे की हकीम होने की प्रशिक्षण देता है। कोई भी अपने धंधे या व्यवसाय से बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं करता। इस ग्रंथ का पालन करने में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समान रूप से कट्टर हैं। बर्नियर के द्वारा निर्मित मुगल कारखाने में करने वाले कारीगरों की सूची बनाएं और सोचकर बताएं कि कारखाने में बनी सूची का उपयोग किस वर्ग के लोग करते थे। भारत में वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय था। ढाका का मलबल सारे शहर में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण का मुख्य केंद्र थे। खंभात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी। कश्मीर ऊनी साल के लिए विख्यात था। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार के लिए प्रसिद्ध था। पंचाल समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राज मिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। कांस्य की बनी चोलकालीन मूर्तियां कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। या लुप्त मोम तकनीकी क्या है, आइए जानते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है। इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है और इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता। सूखने के बाद इसे गर्म किया जाता, जिससे मोम पिघल जाता है और सांचा रह जाता है। सांचे में पिघली हुई धातु भर दिया जाता और धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाता है तो मिट्टी को सावधानी से हटा दिया जाता और उसमें से नकली मूर्ति की पालिश का चमका लगा दिया जाता। क्या आज धातु की मूर्तियां इसी तकनीकी से बनाई जाती हैं? पता जरूर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यूरोप के देश जो हैं व्यापारिक उद्देश्य से भारत के मसालों कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 1498 में पुर्तगाल के निवासी जो थे वो वास्को डिगामा आशा अंतरीप की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाल ने अपने मजबूत श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंदू महासागर में लाल सागर के समुद्र मार्ग पर एक अधिकार जमा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली और माइलापुर में भी 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, घोड़े इनके व्यापार को मुख्य वस्तुएं थीं। इन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए
कार्टेज अर्थात पार पात्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की। यह एशियाई समुद्र में जहाज़ों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आकाश पत्र था और इसके न होने पर माल लूट करके जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था। आज्ञा पत्र देने के बदले एक निश्चित धनराशि ली जाती थी। व्यापारियों ने ली जाती थी। फिर यहाँ जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर के साझेदारी में कंपनी बनाते थे और किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से बड़े जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के हिस्सेदार होते। व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और इन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में कोठियाँ गोदाम की स्थापना की। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें भारतीय शासकों को अनुमति लेनी पड़ती थी। यूरोपीय कंपनियों के व्यापार के प्रसार से पुर्तगालियों के व्यापारिक क्रियाकलाप कम होने लगे और यूरोपीय कंपनियां अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए आपस में संघर्ष करने लगी। उन्हें भारतीय शासकों एवं व्यापारियों से भी मुलाकात करना पड़ता था। अनंतः इस संघर्ष में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही और भारत में सर्वाधिक सफल राजनीतिक एवं वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद यूरोप के देशों में भारतीय सूती कपड़े की मांग में तेजी आई। अधिक से अधिक लोगों ने स्वतंत्र निर्माण से संबंधित कार्य कताई, बुनाई, धुलाई आदि व्यवसाय को अपना लिया, लेकिन इस काल में दस्तकारी की स्वतंत्रता घटने लगी। यूरोपीय कंपनियां भारत के दस्तकारों के कारीगर का अग्रिम राशि देती थी तथा उनमें से उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करवाती जिनकी मांग यूरोप के देशों में अधिक थी। इस कार्यों में भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे और इसे दादनी व्यवस्था कहा जाता था। शहरों में बदलते समय आइए जानते हैं कि शहरों का बदलता रूप या समय कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और कोठिया का निर्माण किया। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में काठिया का निर्माण किया। यहाँ आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। कोठियों में कंपनियां के दफ्तर एवं कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। सुरक्षा के लिए कोठियों की घेराबंदी की जाती थी। किलेबंद कोठियों के बाहर भारतीय व्यापारियों, दस्तकारों, शिल्पकारों को बसाया गया जो कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे और इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई बड़े शहर केंद्र के रूप में उभरे हैं जो भारत के प्रमुख महानगर हैं। पटना की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है। व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन अर्थात शहर से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद से भी काफ़ी प्रचलित रहा। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा था जिससे कई छोटे बड़े दरवाजे लगे थे। पटना सिटी में पश्चिमी एवं पूर्वी दरवाजा आज भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि जो अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नजीम या सूबेदार था। अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजीम या सूबेदार होता था। 1704 में औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नया नाम दिया। उसने मोहल्लों को बसाने का काम इस प्रकार से किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोदियों के मोहल्ले का नाम लोदी कटरा पड़ा और इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते उसमें मुगलपुर कहा गया। शेरशाह परिवार के रहने की जगह कैवा सिकोह के नाम से जाना जाता
कहवा के नाम से जाना जाता। उलेमा साहित्यकार, कवि, शायर का मोहल्ला मैदान फसाहत के रूप से बस गया। सब्र उश सुदूर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली के नाम से मशहूर है। हिंदू उमरा अधिकारी के कारण दीवान मोहल्ला आज़ाद हुआ। पटना में मोहल्लों का नाम पेशे के आधार पर पड़ा। उनमें से एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तांबे पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवारों के कारण इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा, और जिस गली में सेना के लिए तीर और कमान बनाने वाले रहते उसका नाम कमान नगर की गली कहलाता था। आज ये कामगार गली का नाम से जाना जाता। पान बेचने वाले का मोहल्ला पानदारी, नमक का बाजार नून गोला, चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुड़हट्टा आदि के नाम से जानते थे। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों एवं डच व्यापारिक कंपनियों के प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अनेक जैन व्यापारी पटना में बसने शुरू कर दिए, जिनमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। यूरोपीय व्यापारी के मत से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप से होता था। यूरोप में व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील शोहर की प्राप्ति में थी। शोरे की प्राप्ति में थी। अंग्रेजों के द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 में बनाई गई। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था और ये कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोराह प्राप्त करते क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्रों से शोरा इकट्ठा किया जाता और इस नाव के द्वारा गंगा के रास्ते हुगली फिर से वहां से यूरोप ले जाया जाता। पटना से चावल चीनी बंगाल के बाजारों में जाता। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देश विदेश के व्यापारी आते, माल खरीदते। बिहार में बड़े पैमाने पर रेशम वस्त्र बनाया जाता और 1620-21 में अंग्रेजों के द्वारा पटना में रेशम धागे बनाने के कारखाने का निर्माण किया गया। अर्थात रेशम के कारखाने बनाने का निर्माण कब किया गया, तो ये 1620-21 में अंग्रेजों के द्वारा पटना में रेशम धागे बनाने का कारखाना का निर्माण। 1580 में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल सिक्के बनाने की स्थापना की थी और 1706 में अजीम के समय यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल चुंगी की वसूली का केंद्र था। और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। तो आप वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो अब लगातार आने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो आप तब तक पढ़ें और हम मिलेंगे एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।